तो जैसा कि मैंने कहा था, दी अपोथेकेरी प्रिंस का एक और एपिसोड आ चुका है। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड के एंड तुम देखा था, जो प्रिंस एंड्रयू है और जो प्रिंस थियो है, इन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होने वाली है। दोनों फाइट में जो जीत जाएगा उसको मिलेगी इस सिटी की गद्दी, मतलब वो क्राउन प्रिंस बन जाने वाला है। इन दोनों फाइटर्स का पूरा भविष्य इसी फाइट के ऊपर डिपेंड करता है। सबके सब इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि जो प्रिंस थियो है वो आसानी से इस फाइट में जीत जाएगा और हमारा जो मेन कैरेक्टर मतलब एंड्रयू है वो बुरी तरीके से इस फाइट के अंदर पिटने वाला है। थियो यहाँ पर थोड़ी बहुत सिंपैथी भी दिखा रहा होता है कि मैं तुम्हें पीटा नहीं चाहता वो सब कुछ, लेकिन फाइट तो पक्के तौर पर होने वाली है। एंड्रयू इस टाइम पूरा कॉन्फिडेंट है, अपने हाथ में एक शील्ड पकड़े खड़ा होता है और यहाँ से हम कुछ देर पहले का एक फ्लैशबैक दिखते हैं जिससे में एंड्रयू अपने आप को तैयार कर रहा है इस फाइट के लिए। उसने कुछ तो स्ट्रेटेजी सोच के रखी है कि वो किस तरीके से थियो से फाइट में जीतेगा। वो जब खुद को ट्रेन कर रहा होता है तो उस समय बेरू से कहता है, अगर मैं किसी तरीके से 3 सेकंड के लिए फाइट में सर्वाइव कर जाता हूं तो आसानी से फाइट में जीत सकता हूं। मुझे केवल स्टार्टिंग के 3 सेकंड सर्वाइव करना है और फिर ये फाइट पूरी तरह से मेरी होने वाली है। जिसमें बेरू चुका हुआ होता है कि इसका क्या मतलब बनता है 3 सेकंड, उसके बाद फाइट में जीत जाएंगे। फिलहाल बेरू को ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो बस मोटिवेशन बढ़ने के लिए एक बार बोल देता है कि हो सकता है अब फाइट में जीत जाए, पूरी कोशिश कीजिएगा। इस पे एंड्रयू कहता है, मुझे पता है तुम्हारा ये फेक मोटिवेशन है, तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि मैं इस फाइट में जीत सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें और सबको दिखा दूंगा कि मेरी काबिलियत कितनी ज्यादा है। इसके दम दोबारा से उस फाइट एरिया का सीन देखते हैं। एंड्रयू अपने हाथ में उस शील्ड पकड़े खड़ा हुआ है और फाइट जल्दी शुरू होने वाली है। किंग सबके सामने अनाउंस करता है कि जो कोई भी इस फाइट में जीत जाएगा उसको इस सिटी की अगली गद्दी मिलने वाली है, वो मेरे बाद में राजा बनेगा। इसके नियम एकदम आसान है। प्रिंस एंड्रयू को 5 मिनट तक इस फाइट में सर्वाइव करना है। अगर वो सर्वाइव कर जाता है तो वो इस फाइट में जीत जाएगा, और अगर उसने प्रिंस थियो को फाइट में हरा दिया तो भी वो फाइट में जीत जाएगा। और इसके अलावा अगर इस फाइट के कुछ भी नतीजे निकलते हैं, प्रिंस थियो 5 मिनट पूरे होने से पहले प्रिंस एंड्रयू को फाइट में हरा देता है तो उसकी जीत हो जाने वाली है और वो बनेगा अगला किंग। प्रिंस एंड्रयू अपनी क्राउन प्रिंस की गद्दी को छोड़कर सह सम्मान उसको अपने छोटे भाई थियो के हवाले करेगा। किंग के थकने के साथ में फाइट शुरू हो जाती है। सबके सब एकदम खामोशी से इस फाइट को देखने लगते हैं। तभी किस चीज से गिरने की हो जाती है। असल में एक तलवार नीचे गिरी है। प्रिंस एंड्रयू के हाथ में से उसकी तलवार छूट चुकी है। सभी देख के चौंक जाते हैं कि ये किस तरह क्राउन प्रिंस है, अपनी तलवार तक को ठीक से पकड़ नहीं पा रहा, ये कैसा क्राउन प्रिंस बनेगा। तभी सबकी नजर पड़ती है असल में प्रिंस एंड्रयू ने अपनी मर्जी से तलवार को नीचे की तरफ गिराया है। वो इस फाइट को शायद से कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो सरेंडर करने वाला है। यही सबके सब सोचने लगते हैं। प्रिंस थियो भी इस टाइम पर यही सोच रहा है। वो सवाल करता है, तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम सरेंडर करने वाले हो, और वो भी इतने सारे लोगों के सामने। इन सभी लोगों को इकट्ठा करने के बाद में इस तरह सरेंडर करने का क्या मतलब बनता है, ये किस तरह की इंसल्ट कराना चाहते हो तुम हमारी फैमिली की। तभी एकदम से प्रिंस एंड्रयू कुछ करता है। वो अपने दोनों हाथों से अपनी शील्ड को पकड़ लेता है, जो कि ये बता रहा है अभी इस समय सरेंडर करने का उसका कोई भी इरादा नहीं है। फाइट तो अभी भी कंटिन्यू है। वो अपनी शील्ड से पूरी फाइट को कंटिन्यू करने वाला है। प्रिंस थियो भी इस समय एंड्रयू की चाल को पूरी तरह समझ जाता है। असल में एंड्रयू ये सोच कर रखा है कि 5 मिनट तक इस फाइट में सर्वाइव करेगा, किसी भी तरीके से अपनी शील्ड को पकड़कर हर एक अटैक को ब्लॉक करेगा और 5 मिनट बाद में उसकी फाइट में जीत हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से फाइट में जीतना एकदम नामुमकिन है, क्योंकि प्रिंस थियो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो अपनी ताकत के जोर पर बड़ी आसानी से उसे केवल कुछ सेकंड के अंदर यहाँ से बाहर फेंक देने वाला है और आसानी से फाइट में जीतने वाला है। वो तुरंत ही पावर को एक्टिवेट करता है। उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल होती है और फिर जोर से चलकर अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसकी स्वॉर्ड में बहुत ज्यादा पावर होती है। किंग जब इस फाइट को देखता है वो समझ जाता है अब ये फाइट खत्म हो चुकी है। प्रिंस थियो ने इस अटैक के अंदर अपना सब कुछ लगा दिया है, अपनी सारी माना पावर, स्ट्रेंथ और एकदम सही एंगल जिससे उस शील्ड को नष्ट किया जा सकता है। ये फाइट अब खत्म हो चुकी है। इसी समय प्रिंस एंड्रयू अपनी शील्ड को ऊपर करके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और फिर वही होता है जो कि होना था। तलवार और शील्ड आपस में टकरा जाते हैं। एक जोरदार आवाज उस जगह फैल जाती है और साथ में हल्का सा धुआं भी दिखाई देता है। दोनों की एनर्जी आपस में टकराई है, ये उसी कारण धुआं दिखाई दे रहा है। और प्रिंस थियो इमेजिन कर रहा होता है शायद से इस फाइट के अंदर वो अभी जीत चुका है, ये फाइट खत्म हो चुकी है। प्रिंस एंड्रयू अभी इस समय उस टाइम में सरेंडर कर देगा और वो साथ में ये भी सोच रहा होता है कि काश प्रिंस एंड्रयू कुछ देर पहले सरेंडर कर देता तो उसकी बॉडी के ऊपर सारी चोटें नहीं लगती। ये अटैक पड़ने के बाद में वो जरूर से बुरी तरह से घायल हो जाएगा और उसको रिकवर करने में कई दिन लगने वाले हैं। और वो क्योंकि बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो ये उसकी बीमारी के अंदर भी बुरी तरह से इफेक्ट डालेगा। प्रिंस थियो का इस तरह से फाइट के अपने भाई की चिंता करना ये दिखाता है कि वो अपने भाई की कब्जा चिंता करता है। उसके बारे में जो अब तक बताया गया वो शायद थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। इसके अंदर जब धूल उड़ती है तो दिखाई देता है प्रिंस एंड्रयू बड़ी शान से उस जगह पर खड़ा हुआ है। उसके चेहरे के ऊपर हल्की स्माइल है और उसने अपनी शील्ड से आसानी से अटैक को ब्लॉक कर लिया है। सबके सब देख के चौंक जाते हैं कि चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। प्रिंस एंड्रयू इतने खतरनाक अटैक को कैसे ब्लॉक कर सकता है। लेकिन साथ में वो ये भी सोचने लगते हैं कि शायद से प्रिंस थियो ने इस अटैक के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर लगाया। वो अपने भाई को भी ज्यादा अटैक नहीं करना चाहते, इसी वजह से एकदम कमजोर तरीके से अटैक कर रहे हैं। लेकिन किंग जो ऊपर की तरफ बैठा हुआ है वो एकदम चौंका हुआ होता है। उसको तो पता है इस ट्रक के अंदर पूरी जान लगाई गई थी। प्रिंस एंड्रयू इस ट्रक को ब्लॉक कर पाया है अपनी खुद की काबिलियत के कारण, या फिर शायद से यहाँ पर कोई लक हो सकता है, क्योंकि प्रिंस थियो ने तो अटैक करने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वहीं प्रिंस थियो भी ये सोच काफी ज्यादा चौंका हुआ है। वो पीछे की तरफ हट जाता है। वो सोचने लगता है कि सच में इसके अंदर इतनी काबिलियत हो सकती है कि ये मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाए। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, फाइट में जीतूंगा तो मैं। और ये कहते हुए दोबारा अटैक करता है और अब की बार
प्रिंस एंड्रयू के पांव उखड़ जाते हैं, वो जोर से उछल जाता है और सभी देख के चिल्लाना शुरू कर देते हैं। स्पेशली बेरू, उसको प्रिंस की चिंता हो रही होती है, वो जोर से कहता है प्रिंस एंड्रयू। तभी एंड्रयू अपने आप को संभाल लेता है, वो अभी भी इस फाइट के अंदर बरकरार है। उसने अभी भी अपनी शील्ड से अटैक को तो ब्लॉक कर लिया, लेकिन थोड़ा बहुत इंपैक्ट उसकी बॉडी के ऊपर आया है। इस समय एंड्रयू के हाथ बहुत बुरी तरह से कांप रहे होते हैं, वो अपनी शील्ड को ठीक से पकड़ नहीं पाता। इसी समय वो डिसाइड करता है कि अब तो डिफेंस करने से काम नहीं चलेगा, खुद आगे बढ़कर अटैक करने पड़ेंगे। वो जोर से चलता है और अपने स्नाइपर को इकट्ठा कर उस शील्ड से थ्यू को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। थ्यू बड़ी आसानी से अपने स्वॉर्ड से अटैक को ब्लॉक कर लेता है और साथ में एंड्रयू कहता है ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, एक शील्ड से अटैक कर रहे हो, ये किस तरह की टेक्निक है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, तुम मुझे जरा से भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, ये केवल टाइम वेस्ट करने की टेक्निक है, लेकिन अब मैं तुम्हें जरा से भी टाइम वेस्ट करने नहीं दूंगा। इस समय एंड्रयू समझ जाता है असल में जो प्रिंस थ्यू है उसकी माना पावर काफी अच्छी है, वो काफी अच्छी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर माना पावर को अब्सॉर्ब कर सकता है और उसका यूज करना भी उसको ठीक से आता है। इसलिए इस तरह की फाइट के अंदर उसके सामने केवल अटैक करने की कोशिश करना ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, बल्कि उल्टी चाल उसके ऊपर ही पड़ सकती है। और अब इसके बाद में ये दोनों अपने आखिरी अटैक करने वाले हैं। फाइट बहुत ज्यादा लंबी चल चुकी है, अब एक अटैक के साथ में इस फाइट को खत्म किया जाएगा। प्रिंस थ्यू जोर से हवा में उछल जाता है, अपनी सारी पावर को अपनी स्वॉर्ड में डालता है, अपनी स्वॉर्ड के अंदर सारी माना पावर उसने भर दी है और एक अटैक के अंदर वो इस फाइट को खत्म करने वाला है। वहीं प्रिंस एंड्रयू उसने अपनी सारी पावर अपने शील्ड के अंदर डाल दी है, वो पूरी तरीके से अपनी शील्ड के ऊपर रिलायबल है। अगर उसकी शील्ड टूट जाती है तो फाइट खत्म हो जाएगी और इसका उल्टा परिणाम भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है प्रिंस एंड्रयू यहां पर खत्म हो जाए क्योंकि अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस समय जैसे ही प्रिंस थ्यू की स्वॉर्ड सीधा उस शील्ड की टकराती है, एक जोरदार धमाका उसके ऊपर दिखाई देता है। पिछली बार जो धुआं दिखाई दिया था, अब की बार का धुआं उससे कहीं जाता है, लेकिन प्रिंस एंड्रयू उसने अब की बार अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लिया है। असल में पूरी तरह से एक शानदार पोस्टर के अंदर था, सारा प्रेशर आसानी से जमीन की तरफ चला गया। इस समय एंड्रयू के तीनों बॉडी पार्ट के एकदम अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाई देते हैं। उसका दिल बुरी तरह से कांप रहा होता है, जो कि चिल्ला के उससे कह रहा है ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो, ये स्टंट दोबारा से करने की कोशिश मत करना, इसमें तुम्हारी जान जा सकती है। वही लंग्स वो बुरी तरह से कांप रहे होते हैं, एक दूसरे गले लग जाते हैं और बुरी तरह से हाफना शुरू कर देते हैं। और नीचे की साइड में सबसे इंपॉर्टेंट लीवर वो पूरी तरीके से एंड्रयू को सपोर्ट कर रहा होता है, इसके अंदर अपनी पूरी जान लगा दो और हम सभी को भी अपने होस्ट को सपोर्ट करना चाहिए। ये कहते हैं वो सबको मोटिवेट कर रहा है। इस तरीके से इन तीनों बॉडी पार्ट के एकदम अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाई देते हैं। और अब इसके बाद में इस फाइट का मेन टर्निंग पॉइंट आता है। दोनों के पास में सेम स्किल है, अरसान कौन स्किल, तो यहाँ पर तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, लेकिन एंड्रयू के पास में एक चीज एक्स्ट्रा है, उसके पास में उसकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा स्लॉट्स है, जिसके दोस्त ने काफी सारे उस लिक्विड को भर के रखा है, जो कि उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा पावर देते हैं। उसने फाइट शुरू करने से पहले भी काफी सारे लिक्विड को पी लिया था, जो कि अभी भी उसकी बॉडी के अंदर है। अब जब उसकी स्ट्रेंथ हल्की से कम हो चुकी है, वो तुरंत ही थोड़े से लिक्विड को अपनी बॉडी के अंदर रिलीज कर देता है और इसी के साथ में उसकी स्ट्रेंथ दोबारा से बढ़ जाती है और यहाँ से फाइट पूरी तरह से बदलना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर प्रिंस थ्यू तो पूरी तरह थक चुका है, लेकिन प्रिंस एंड्रयू वो अभी तक पूरी तरह तरोताजा है। उसकी बॉडी के अंदर कुछ अलग सी एनर्जी दिखाई दे रही होती है, वैसे यहाँ पर कुछ अलग से चमत्कार दिखाई देता है। इस समय प्रिंस एंड्रयू का हाथ दिखाई देता है, जिसके एसेस में 2 माइनस स्किल है, लेकिन ये कब हुआ, उसके पास में तो केवल एक ही कोर था। वैसे इससे बड़ा चमत्कार जब जो बाकी सारे लोग मौजूद है वो सबके सब देख रहे होते हैं, उनका मुंह खुला ही खुला रह जाता है कि ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। प्रिंस एंड्रयू अभी तक इस फाइट के अंदर खड़ा हुआ है, प्रिंस थ्यू ने इस फाइट के अंदर सब कुछ लगा दिया है। अब की बार तो ये भी नहीं कह सकते कि उसने जरा सा अपनी पावर को रोकने की कोशिश की होगी, क्योंकि उसने बिल्कुल ही पावर को रोका नहीं है, पूरा उछल के पूरी ताकत से अटैक किया है, जितना वो ताकत से अटैक कर सकता था। लेकिन प्रिंस एंड्रयू ने अपनी शील्ड से आसानी से अटैक को ब्लॉक कर लिया, मतलब कुछ तो यहाँ पर कमाल का हुआ है। इस समय अपने अटैक को देखकर और प्रिंस एंड्रयू के इस डिफेंस को देखकर थ्यू को खुद को शर्म आ रही होती है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। उसके चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ जाता है। वैसे इस समय चेहरे के लाल पड़ने के अलावा भी कुछ और चीजें हो रही है। प्रिंस थ्यू थोड़ा बहुत लड़खड़ाना शुरू कर देता है, थोड़ा पीछे की तरफ हट जाता है। असल में इस समय जो असलन कोर स्किल है उसकी मेन एक्टिविटी दिखाई दे रही होती है। असल में जो असलन कोर स्किल है उसकी मदद से किसी भी चीज के अंदर से उसकी माना पावर को बाहर निकाला जा सकता है। प्रिंस थ्यू पूरे समय जो एंड्रयू की पावर है उसको ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसको कमजोर कर सके और खुद को ताकतवर कर सके। ये असलन कोर स्किल का मेन पार्ट है, दूसरे की पावर को ऑब्जॉर्व करना, लेकिन यही चीज उसके नेगेटिव हो चुकी है। असल में एंड्रयू को ये बात पहले से पता थी कि प्रिंस थ्यू इस फाइट के अंदर इस तरह की स्किल का यूज कर सकता है, इसलिए वो पहले से तैयार होकर आया था। उसने अपनी बॉडी के एक पार्ट के अंदर एक स्लॉट के अंदर कुछ शराब को मिला रखा था। ये शराब वैसे प्यूरी तरह शराब भी नहीं है, इसके अंदर और भी काफी सारे तत्वों को मिलाया गया है, काफी सारे नशीले पदार्थ, जो कुछ भी एंड्रयू को मिले वो सब कुछ मिलाकर एक लिक्विड बनाया गया और उसको एंड्रयू ने पी लिया है और उसको अभी इस समय बाहर की तरफ उगला गया है, जो कि अब थ्यू की बॉडी के अंदर है। थ्यू की बॉडी के ऊपर उसका खतरनाक इफेक्ट दे रहा होता है, उसको चक्कर आ रहे होते हैं। एक ही सेकंड के अंदर फाइट के बीचों बूते टल्ली हो चुका है, वो सोच रहा होता है कि ये चीज हुई कैसे। वो अभी अभी एंड्रयू के ऊपर एकदम ठीक तरह से अटैक कर पा रहा था, लेकिन अटैक करने के तुरंत बाद में वो इतनी बुरी तरह से घायल हो चुका है, उसकी आंखें एकदम दिल्ली पड़ना शुरू हो चुकी है। कुछ तो है जो कि उसकी बॉडी के अंदर गलत तरीके से गया है। इसके बाद में कुछ सदस्य चीज दिखाई देती है। असल में प्रिंस थ्यू उतना भी बुरा नहीं जितना अब तक उसको दिखाया गया। असल में ये तो बहुत ही शानदार इंसान है, एकदम संत किस्म का इंसान। अभी उसकी हालत इतना खराब हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी
भी वो खुद के बारे में सोचने के बजाय अपनी उस गद्दी के बारे में सोच रहा होता है जो उसको जल्दी मिलने वाली है, अपने सिटी के बारे में सोच रहा होता है जिस सिटी को उसकी जरूरत है, साथ में अपने भाई के बारे में सोच रहा होता है जिसकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है। अगर वो किंग बनता है तो उसके ऊपर काफी सारे अटैक हो सकते हैं और उसकी हेल्थ और भी ज्यादा खराब हो सकती है। इसी वजह से अपने भाई को, अपने सिटी को बचाने के लिए वो किंग बनना चाहता है और इसके लिए उसको 5 मिनट के अंदर अपने भाई को फाइट में हराना पड़ेगा। यही सोचते हुए वो दोबारा से तैयार हो जाता है अटैक करने के लिए। वो किसी तरीके से अपना कंसंट्रेशन दोबारा से लेके आता है इस फाइट के ऊपर और आखिरी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। एक और आखिरी अटैक, अपनी पूरी जान उसने एक और अटैक के अंदर लगा दी है। वो तेजी से अपने भाई की तो बढ़ना शुरू कर देता है और अब इसके बाद में फाइट नहीं रही है बल्कि एक जिद बन चुकी है। सही गलत की लड़ाई नहीं है, दोनों तरफ इस टाइम पे सही है और दोनों इस फाइट के अंदर अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं। इस समय एंड्रू समझ जाता है फाइट के अंदर और जगह लगाने से अच्छा होगा थोड़ी और कॉकटेल पिला दी जाए। वो थोड़ी सी और कॉकटेल को अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करता है जो कि तुरंत ही थ्यू की बॉडी की चली जाती है। थ्यू कुछ अजीब जगह पहुंच जाता है। वो एक असली बार के अंदर है। वो अजीब सी चीज सीख रहा होता है कि कुछ देर पहले फाइट के बीच में था लेकिन अचानक से किस जगह पहुंच गया। उसके सामने एक बार टेंडर है। वो उससे पूछने लगता है कि उसका भाई किस जगह पर है। बगल में उसका भाई बैठा होता है जो कि उसे कुछ और शराब ऑफर करता है और इसी समय वो सिमुलेशन से बाहर निकलता है। वो समझ जाता है अभी भी वो फाइट के बीच में ही है लेकिन उसको बेकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं और ये सब कुछ उस अजीब चीज के कारण है, उस अजीब सी एनर्जी के कारण जो कि अचानक से उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। लेकिन अब इस समय वो खुद की बॉडी को संभाल नहीं पाता। वो बस लगातार उस मैनिपुलेशन को अपने ऊपर हावी होने से रोक रहा होता है। लेकिन ये एकदम परफेक्ट टाइम है एंड्रू के लिए इस फाइट को खत्म करने का। वो अपने शील्ड को साइड की तरफ फेंकता है और अपने हाथ के अंदर एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। अब तक इस पूरी फाइट के अंदर उसने ज्यादा मान पावर का यूज नहीं किया। वो सारी मान पावर अभी भी उसकी बॉडी के अंदर ही है जो कि एक साथ में उसके हाथ में दिखाई दे रही होती है। हाथ पूरी तरह चमकने लगता है और फिर जोर से वो अपने भाई की तरफ बढ़ता है। उसे धीरे से कहता है इससे तुम्हें बिल्कुल थोड़ा सा दर्द होगा। प्रिंस थ्यू इस टाइम पर शराब के नशे में, वो इससे खुद को बचाने के लिए कुछ कर नहीं सकता। उसका हाथ सीध जाकर उसके पेट में टकरा जाता है और इसी के साथ में एक एनर्जी वेव दिखाई देती है। एनर्जी वेव पड़ने के साथ में प्रिंस थ्यू की हालत खराब हो जाती है। ये फाइट खत्म हो चुकी है। प्रिंस थ्यू बहुत दूर जाकर गिर जाता है और सब लोग चौंक जाते हैं कि ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। ये बंदा फाइट में कैसे जीत गया, खरगोश कछुओं कैसे हरा सकता है। लेकिन अब तो फाइट का नतीजा सबके सामने है। प्रिंस एंड्रू फाइट में जीत चुका है। प्रिंस एंड्रू ने अपने छोटे छोटे अटैक करके प्रिंस थ्यू को फाइट में हरा दिया। इसमें प्रिंस थ्यू वहां सामने की तरफ पड़ा हुआ है और एंड्रू आराम से खड़ा हुआ है। किंग ये सब कुछ देख रहा होता है कि ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। असल में इस समय वो प्रिंस एंड्रू की पावर को स्कैन करने की कोशिश कर रहा होता है। उसको दिखाई देता है प्रिंस एंड्रू की पावर पिछली बार जब उसने स्कैन की थी उससे भी कहीं ज्यादा हो चुकी है। मतलब उसने कुछ टाइम के अंदर अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है और वही इफेक्ट इस समय इस फाइट के अंदर दिखाई दिया है। इस समय थ्यू वहां पर जेल में पड़ा हुआ होता है। तभी एंड्रू उसके पास में जाता है, उसके पांव से कुछ छेड़ करने की कोशिश करता है। थ्यू कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। इस समय एंड्रू बताता है असल में इस समय उसकी बॉडी के अंदर काफी सारा जो इविल माना है वो उसको बाहर की तरफ निकालने की कोशिश कर रहा है। इससे उसको जो चक्कर आ रहे हैं वो चक्कर ठीक हो जाएंगे। तभी थ्यू की नजर पड़ती है असल में उसकी तलवार उससे काफी ज्यादा दूर है तो फाइट आगे कंटिन्यू नहीं की जा सकती। वो तुरंत ही अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है। इस पर एंड्रू कहता है कि सच में मैं इस फाइट में जीत चुका हूं, मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी थ्यू की नजर पड़ती है एंड्रू के सर से खून बह रहा है। वो उससे पूछने लगता है ये क्या हुआ, ये खून बहना कब शुरू हुआ। जिस पर एंड्रू बताता है असल में तुम्हारे अटैक से नहीं हुआ है, मेरी खुद की शील्ड मेरे सर पर टकरा गई थी जब मैं तुम्हारे आखिरी अटैक को ब्लॉक कर रहा था। उस अटैक को ब्लॉक करना काफी मुश्किल था, मेरी खुद की शील्ड मेरी टकराकर मुझे दर्द दे गई। इसके बाद में प्रिंस थ्यू थोड़ा और दिल जीतने वाला काम कर देता है। वो अपने बड़े भाई से माफी मांगना शुरू कर देता है उसके एरोगेंस के लिए जो कि उसने अभी सबके सामने दिखाया। अपने बड़े भाई की इंसल्ट करने की कोशिश की। वो उस हर चीज के लिए माफी मांग रहा होता है। उसने सबके सामने कहा कि उसका बड़ा भाई उससे फाइट में कमजोर है और वो उसको फाइट में हरा सकता है। ये सब कुछ उसको बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। अभी इस समय अपने भाई से हारने के बाद में उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा इंस्पायर है कि उसके बड़े भाई ने उसको फाइट में हराया। इसके बाद में एंड्रू खड़ा होते हुए वो कैसा फील कर रहा है उसके बारे में पूछने लगता है। इसमें थ्यू कहता है मुझे बहुत ज्यादा शर्म सी आ रही है। एंड्रू कहता है तुम्हें शर्म क्यों आ रही है, ये नॉर्मल सी बात है, हम दोनों की जब फाइट हुई ये फाइट तो होनी ही थी और वैसे मैं तुम्हारी मेंटल कंडीशन नहीं फिजिकल कंडीशन पूछ रहा हूँ, तुम कैसा फील कर रहे हो फिजिकली, क्या तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। इस पे थ्यू कहता है नहीं दर्द तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, अब तुम्हें मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, मतलब सब कुछ काफी शानदार है। इस पे एंड्रू कहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ अल्कोहल था जो कि मैंने बाहर निकाल लिया है, अब तुम सब कुछ ठीक हो। और अब इसके बाद में एक और कमाल का सीन इस जगह पे देखने को मिलता है। एक ही दिल है, ये बंदा कितनी बार जीतेगा। प्रिंस थियोंडर मैग्नाटो अपने भाई के सामने घुटने टेक कर जब जितने भी लोग मौजूद है उन सभी से कहने लगता है मैं सभी लोगों के सामने ये बात का ऐलान करता हूं, मैं थियोंडर मैग्नाटो मेरी हार हुई है मेरे बड़े भाई रकेल एंड्रू मैग्नाटो से। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि मैं किसी भी तरीके से अपने भाई से आगे नहीं हूं। मेरा भाई हर चीज में मुझसे ज्यादा कैपेबल है और इस सिटी का जो अगला किंग होना चाहिए वो मेरे भाई को ही होना चाहिए। मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए प्रिंस थियोंडर मैग्नाटो अपनी पूरी जिंदगी मेरे बड़े भाई के हवाले करता हूं। मेरी पूरी वफादारी मेरे बड़े भाई रकेल एंड्रू मैग्नाटो के लिए होने वाली है। अगर उनके कहने पर मुझे अपनी जान तक कुर्बान करनी पड़ती है तो मैं उसके लिए भी तैयार रहूंगा। मेरे होते हुए उनकी किंग की पोस्ट के ऊपर बिल्कुल भी आस नहीं आएगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक उनकी पूरी सेवा करता रहूंगा, ये मेरा वादा है प्रिंस थियोंडर मैग्नाटो का।
आज से लेकर मेरे मरने तक मेरी पूरी वफादारी मेरे बड़े भाई रकेल एंड्रयू मैग्नेटो की तरफ ही होने वाली है। मैं अपनी जान कुर्बान करने से पहले भी एक सेकंड के लिए भी सोचूंगा नहीं। और अब इसी के साथ में इस जगह का माहौल एकदम से बदल जाता है। सब लोग जो कि अभी तक पूरे चौंके हुए थे, इस पूरी प्रतिज्ञा को सुनने के बाद में जोर से हुकार भरना शुरू कर देते हैं। हूटिंग उस जगह पर शुरू हो जाती है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो चुके हैं। प्रिंस थियोडर मैग्नेटो पूरी तरीके से प्रिंस एंड्रयू मैग्नेटो को सपोर्ट करने वाले हैं और यही बात सब लोगों को बहुत ज्यादा खुश कर देती है। वो सबके सब जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और अब जाकर एंड्रयू को एहसास होता है कि हाँ सच में वो इस फाइट में जीत चुका है। उसको विजेता वाला एहसास अब होता है कि हाँ सच में उसे कुछ खास मिला है। राजा की गद्दी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक भाई जो इस तरह का हो, जो कि उसको पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए तैयार है, अपनी जान तो कुर्बान करने के लिए तैयार है, इस तरह का भाई मिल गया। और क्या चाहिए। ये राजगद्दी जो कि उसके पास में, जो कि वो आसानी से अपने भाई को देने के लिए तैयार था, इस सबसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ऐसा भाई ये मिलता है, ये हो तो कमाल की चीज है। इससे बड़ी ट्रॉफी नहीं हो सकती। प्रिंस एंड्रयू के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और सिस्टम खुद से इस बात को एक्सेप्ट कर रहा होता है कि हाँ इससे बड़ी अचीवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इस अचीवमेंट के कारण एक नया चीज अनलॉक हो चुकी है, एक नई स्किल अनलॉक हो चुकी है। अनलॉक होने से पहले ये स्किल खुद कह रही होती है कि हाँ इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ भी नहीं हो सकती। वो पहले से एक किंग था, एक क्राउन प्रिंस पहले से था, लेकिन अब एक बड़ा भाई बन चुका है। इससे छोटा भाई, इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पर एक स्किल को अनलॉक कर दिया गया है। बेरू भी इस समय साइड में खड़ा होकर अपने आंसू पोंछ रहा होता है और वहीं प्रिंस एंड्रयू उसके चेहरे के ऊपर तो उसे खुशी समाई नहीं रही है। और ये था द अपोथेकेरी प्रिंस का 5th एपिसोड। बताओ एपिसोड कैसा लग रहा है, सीरीज कैसी लग रही है, क्या सीरीज कंटिन्यू करनी है? इससे पहले कि आप लोग रिप्लाई करोगे, मैं जरूर से नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर काम शुरू कर चुका हूँ। बहुत सारे अच्छे कमेंट कर देना। आप लोग कमेंट करोगे तो अगला एपिसोड हो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है द अपोथेकेरी प्रिंस का एक और एपिसोड। पिछला एपिसोड काफी कमाल का था, जिसके अंदर प्रिंस थियोडर अपने भाई की सेफ्टी के लिए उसे फाइट में हराना चाहता है और बनना चाहता है क्राउन प्रिंस, ताकि उसके भाई के ऊपर किसी तरह की दिक्कत ना आए। लेकिन प्रिंस एंड्रयू फाइट में जीत जाता है और आखिरकार उसके पास में क्राउन प्रिंस की गद्दी हमेशा के लिए आ चुकी है। अब वही आगे किंग बनेगा और जितनी भी दिक्कतें इस सिटी के ऊपर आने वाली है वो परफेक्टली प्रिंस एंड्रयू के ऊपर ही आएगी। जब प्रिंस थियोडर सबके सामने ऐलान कर देता है वो पूरी तरीके से अपने भाई को सपोर्ट करने वाला है और ये चीज एक अचीवमेंट की तरह होती है। और इसी के साथ में एक स्किल भी एक्टिवेट हो चुकी है जिसका नाम है ट्रीटमेंट। ये स्किल काफी कमाल की है, जो कि एकदम नॉर्मल से होने वाली है। अगर प्रिंस एंड्रयू कभी भी किसी का इलाज करेगा तो उसकी लाइफ में जितनी इंक्रीमेंट आने वाली है उसका थोड़ा सा रेशियो इसको भी मिल जाएगा। मतलब अभी थोड़ा बहुत इलाज करने के बाद में प्रिंस थियोडर को 0.5 डेज का फायदा हो चुका है। मतलब उसके लाइफ स्पैन आधे दिन से बढ़ चुके हैं। तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट प्रिंस एंड्रयू के पास में भी आ चुका है, जो कि काफी चीज है। अब तक प्रिंस एंड्रयू के पास में एक ऐसी स्किल्स थी जिनकी मदद से वो अपने आप को जिंदा रख सकता था, लेकिन वो सब कुछ ऐसा था जैसे वो एक टूटे हुए घड़े के अंदर पानी डाल रहा है, वो पानी तेजी से बाहर निकलता जा रहा है। लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। अब उसके पास में फीस का कॉन्सेप्ट आ चुका है। जितने ज्यादा लोग का वो इलाज करेगा उतनी ज्यादा उसकी लाइफ स्पैन बढ़ती जाएगी और इस तरीके से वो मटरी को और तेजी से बढ़ सकता है। उसके पास में लाइफ काफी लंबे टाइम तक खत्म नहीं होने वाली। जब एंड्रयू इस सब को सोच रहा है, इस समय किंग उसके पास में आता है। उससे सवाल करने लगता है कि तुमने अरसान को स्किल कब सीखी? ये तो काफी मुश्किल स्किल है, तुम इसे कैसे सीख पाए? इस समय एंड्रयू ऑब्वियसली किसी को बता नहीं सकता कि उसने ये स्किल सुई चुबो चुबो के और काढ़ा पी पी के सीखी है। वो सबको यही बोल देता है कि उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फाइट करते करते अपने आप ही पावर एक्टिवेट हो गई, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो किंग खुद से एक्सप्लेन करता है, असल में जब ये दोनों बच्चे, मतलब दोनों प्रिंस छोटे बच्चे थे, उस टाइम पर ही उसने हार्ट के अंदर इस पावर को एक्टिवेट कर दिया था। मतलब दोनों के बच्चों के हार्ट के अंदर अरसान को और स्किल उनके बचपन से थी, लेकिन इस पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि प्रिंस एंड्रयू बहुत ज्यादा बीमार रहता था, तो इस वजह से कभी भी वो इस तरह की ट्रेनिंग नहीं कर पाया अपने पावर को एक्टिवेट करने के लिए, और ना ही कभी वो इस तरह की ट्रेनिंग कर सकता था। उसकी मेडिकल हालत बहुत ज्यादा खराब थी इस पावर को एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन अब चमत्कार हो चुका है। प्रिंस एंड्रयू ने न जाने कैसे इस पावर को एक्टिवेट कर लिया और इसी वजह से किंग यहाँ पर सबके सामने प्रिंस एंड्रयू को कंग्रेचुलेट विश कर रहा होता है कि तुमने कमाल कर दिया है। अपनी खराब मेडिकल हालत के होते हुए भी तुमने इस पावर को एक्टिवेट कर लिया, ये एक चमत्कार है। इसके बाद में एक अजीब सा गेम शुरू हो जाता है। इस समय तक प्रिंस एंड्रयू एकदम शांत है। किंग आगे बोलता है, तुमने मेरी उम्मीदों को तोड़ दिया है, मुझे लगा था तुम इस फाइट में हारने वाले हो। इस पर एंड्रयू माफी मांगता है। किंग दोबारा से कहता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने काफी अच्छी फाइट करी। तो एंड्रयू थैंक यू बोल देता है। किंग दोबारा से कहता है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी उम्मीदें तोड़ी है। एंड्रयू अब की बार दोबारा से माफी मांगता है और इस तरह सिलसिला चलता जा रहा है। तभी किंग वहां जाते हुए कहता है, तुम याद रखना अभी इस समय तुम क्राउन प्रिंस हो। अब यहाँ से आगे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहता हूँ या फिर इस सिटी के लिए क्या सही है। यहाँ पर फर्क इस चीज से पड़ता है कि इस फाइट के अंदर तुम जीत चुके हो और मैंने वादा किया था कि जो फाइट में जीत जाएगा उसी को क्राउन प्रिंस बनाया जाएगा। तो तुम ही क्राउन प्रिंस रहने वाले हो, लेकिन मेरी नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगी। अगर मुझे कभी भी लगा कि तुम्हारी काबिलियत क्राउन प्रिंस कब तक कम हो चुकी है तो मैं तुरंत ही तुम्हारी पोस्ट किसी और को दे दूंगा और इससे पहले जरा सा सोचूंगा भी नहीं। मेरी नजरें हमेशा तुम्हारे ऊपर है।
ये कहते किंग वहां जा रहा है और एंड्रयू भी पूरी शांत है और किंग को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती कि एंड्रयू इस समय एकदम शांति से खड़ा हुआ है। वो चिल्ला के उससे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे जॉब नहीं दे रहे हो, जल्दी से मुझे जॉब दो। इस पे एंड्रयू कहता है मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना शुरू कर देना चाहिए, आप पूरे से अपनी गद्दी की ओर बैठे रहते हैं, इस वजह से आप मोटे होना शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा आपको वेजिटेबल्स खाना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि आपकी सेहत के लिए वो ज्यादा जरूरी है। आपके मोटापे के कारण आपकी हेल्थ और ज्यादा खराब होती जा रही है और इस तरीके से आपका लाइफ स्पेन ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। और इसके अलावा मैं आपको कुछ दवाई सजेस्ट कर सकता हूँ जिनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये कहते हुए एंड्रयू लगातार बोलता जाता है एक डॉक्टर की तरह, वो लगातार दवाई गिराता जा रहा है। और ये बात किंग को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि अब तो बोलना शुरू किया तो बोलता ही जा रहा है। वो उससे कहता है तुम होते कौन हो मुझे सब कुछ बताने वाले, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, तुम मेरे कोई एडवाइजर नहीं हो, तुम्हें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसमें एंड्रयू कहता है मानो ना मानो मुझे काफी कुछ पता है, मैं एक जीनियस हूँ। और इसी के साथ फिलहाल के लिए ये बात कहीं पे खत्म हो जाती है। ऑब्वियसली वो एक किंग है, इतनी बड़ी सिटी का राजा है, इस छोटी सी बकवास के बजाय ध्यान नहीं देगा, वो वहां से चला जाता है। और अब इसके बाद में इस किंग का एक दूसरा चेहरा दिखाई देता है। ये किंग एक तांगे पे सवार होकर किस जगह सफर पर निकला हुआ है और लगातार अपने बेटे के बारे में सोच रहा होता है, अपने बेटे रकेल एंड्रयू मैग्नाटो के बारे में कि उसने किस तरीके से इस फाइट के अंदर जीत हासिल की। वो फाइट काफी सुंदर तरीके से लड़ रहा था, लेकिन फिर भी इससे ये बात नहीं बदल सकती कि वो बहुत ज्यादा बीमार है और कुछ टाइम के अंदर उसकी मौत हो सकती है। इस समय अपने बेटे की काफी चिंता कर रहा होता है और साथ में उसके पास और अपने दूसरे बेटे के पास के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि दोनों के पास एकदम रिलेटेड है। एक जो बेटा है उसकी मां की मौत हो गई थी तो ऑब्वियसली दूसरे बेटे की मां की मौत भी हो चुकी होगी और पहला बेटा जो था वो अपनी बीमारी के कारण उस इंपैक्ट से निकल नहीं पाया और क्योंकि उसके फादर के पास में टाइम नहीं था तो अपने बेटे को टाइम न दे पाने के कारण उसकी हेल्थ और भी ज्यादा खराब हो गई। इसी वजह से इस फादर को और ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि अपने बेटे को टाइम न दे पाने के कारण उसकी हेल्थ इतनी खराब हो चुकी है, उसको किस तरीके से उसकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। और अब इसके साथ में ये बात तो कंफर्म हो जाती है यहाँ पर कोई भी एंड्रयू का दुश्मन नहीं है, सबके सब एंड्रयू का अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो चुकी है और उसी के हिसाब से वो एंड्रयू का बुरा सोच रहे हैं, लेकिन केवल उसके अच्छे के लिए। इसके बाद हम दोबारा से एंड्रयू को देखते हैं जो कि असल में अपने असली फादर को याद कर रहा होता है जिसकी हार्ट अटैक के कारण मौत हुई थी और हार्ट अटैक का कारण था मोटापा। वो उसी चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। असल में उसके जो अभी के फादर है मतलब इस वर्ल्ड के अंदर उसके साथ भी सेम दिक्कत होने वाली है, कुछ टाइम में उसकी मौत हो सकती है और एंड्रयू उसी रिग्रेट के अंदर है। असल में जिस समय उसके फादर को मौत आई थी मतलब हार्ट अटैक आया था उस समय वो अपने फादर के साथ में नहीं था, पढ़ाई का बहाना बोलकर अपने दोस्तों के साथ में खेलने के लिए चला गया था, लेकिन जब वो वापस लौटा उसके फादर की मौत हो चुकी थी। अगर वो अपने फादर के साथ में होता तो चांसेस हो सकते थे वो अपने फादर को बचाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन काफी ज्यादा देर हो गई। अब वो इस देर को इस जगह पे नहीं करना चाहता, वो हार्ट अटैक आने से पहले ही अपने फादर मतलब इस दुनिया के जो उसके फादर है उसको बचा लेना चाहता है। और इसके अलावा इसके और भी ज्यादा फायदे हैं, अगर उसने अपने फादर की लाइफ को बचा लिया तो उसका कुछ लाइफ स्पैन उसको अपनी इस जिंदगी के अंदर मिल जाएगा और उसका मतलब दोनों तरफ से फायदा है, एक तो उसका फादर बच जाएगा और एक वो खुद भी बचेगा। ये सोचते हुए एंड्रयू असल में एक तांगे के अंदर बैठा हुआ है। ऐसा हो सकता है जिस जगह पर फाइट होनी थी और जिस जगह पर उसका घर है वो दोनों जगह एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर है, तो वो अपने घर की तरफ जा रहा है। इस समय उसके साथ में बेरू भी उस तांगे के अंदर है जो कि लगातार रोता जा रहा है और एंड्रयू की उसके ऊपर नजर नहीं पड़ रही है। वो धीरे से कहता है प्रिंस एंड्रयू जरा से एक बार इस तरफ देख लीजिए। एंड्रयू की उस पर नजर पड़ती है, उससे कहता है ये तुम रोना क्यों शुरू कर दिए और तुम ये कब से रो रहे हो। इसमें वो कहता है काफी देर से, जब से हम इस तांगे के अंदर बैठे तब से मैं लगातार रोता जा रहा हूँ और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके मेरे ऊपर नजर पड़ेगी, लेकिन आप तो मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं, जरा सा मेरी तरफ देखिए, दया कीजिए और मुझसे पूछ लीजिए कि मैं क्यों रो रहा हूँ। ये सुनकर एंड्रयू पूछ लेता है बताओ तुम क्यों रो रहे हो और बेरू एक्सप्लेन करने लगता है असल में अभी कामयाबी के कारण आपने जिस तरीके से अपने भाई को फाइट में हराया, सबके सामने प्रूफ किया कि हाँ आप बहुत ज्यादा काबिल है, ये पोस्ट आपके पास में रहनी चाहिए, वो काफी शानदार था और उसको देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो चुका हूँ। और फाइट के एंड के अंदर प्रिंस थियोडोर ने जिस तरीके से अपनी लॉयल्टी आपकी तरफ दिखाई उसको देखकर तो मैं और भी ज्यादा खुश हो गया, ये आंसू इसी वजह से बह रहे हैं। ये कहते हुए बेरू एंड्रयू गले लगने की कोशिश करता है। एंड्रयू तुरंत उसे खुद से दूर करते हुए कहने लगता है हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह पे जा रहे हैं कुछ जरूरी काम करने के लिए, तुम भी मेरे साथ में चलना। और फिर इसके बाद में ये लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाते हैं। असल में ये रेस्टोरेंट इस सिटी के 4 सबसे बड़े रेस्टोरेंट में से एक है और अभी इस समय इस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत ज्यादा कमाल होने वाला है। ये यहाँ पर आराम से बैठे हुए होते हैं, ऑर्डर लेने के लिए एक वेटर इस जगह पर आता है, उनसे ऑर्डर लिया जाता है और इसके अंदर एंड्रयू अपना ऑर्डर देता है। उसको व्हाइट सॉस पास्ता चाहिए, लेकिन जो पास्ता हो वो व्हाइट सॉस से अलग होनी चाहिए, मतलब पास्ता को और व्हाइट सॉस को अलग अलग लेके आना। इसके बाद अगला ऑर्डर देता है मुझे वेजिटेबल सलाद चाहिए, लेकिन उसके अंदर वेजिटेबल्स नहीं होने चाहिए। तीसरा ऑर्डर आता है जिसके अंदर उसे ग्रेप वाइन चाहिए, लेकिन वाइन के अंदर बिल्कुल भी ग्रेप्स ना हो। ये ऑर्डर बहुत ज्यादा अजीब सा होता है और एंड्रयू बड़े कॉन्फिडेंस से इस ऑर्डर को दे रहा होता है। बेरू भी एकदम चौंक के बैठा हुआ है, ये किस तरह की डिशेज है, ये सब क्या है, ग्रेप वाइन बिना ग्रेप के और पास्ता व्हाइट सॉस पास्ता जिसमें पास्ता व्हाइट सॉस से अलग है, ये किस तरह का ऑर्डर होता है। लेकिन तभी कुछ चमत्कार होता है, वो वेटर जो कि ऑर्डर को लेने के लिए आया था वो चौंकता नहीं है, वो इधर नॉर्मली इनसे कहता है आप लोग मेरे साथ में आइए
और इसी के साथ में एंड्रयू और बेरू दोनों उसको पीछा करना शुरू कर देते हैं। बेरू सवाल करता है, हम इसके पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं? हमें इसके पीछे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आपकी सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन एंड्रयू उसको चुपचाप पीछे चलने के लिए कहता रहता है। इसके बाद में ये लोग एक जगह पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद वेटर एक अलमारी को साइड में खिसका देता है। यहाँ पर नीचे की साइड में खुफिया रास्ता है, सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही है। वेटर को नीचे की तरफ जाने का इशारा कर देता है और ये लोग आसानी से वहां से नीचे तरफ उतरना शुरू कर देते हैं। अभी भी इस समय भी बेरू बहुत ज्यादा घबरा रहा है। ये किस तरह का रास्ता है? एक रेस्टोरेंट के अंदर इस तरह का एक अजीब सा रास्ता कैसे हो सकता है? ये लोग इस रास्ते को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे कमाल की बात यह है, प्रिंस एंड्रयू को इसके बारे में कैसे पता है? क्योंकि एंड्रयू कभी भी अपने कैंसल से ज्यादा बाहर नहीं निकला है। वो इस तरह के रेस्टोरेंट के अंदर कभी भी नहीं आता। बेरू अक्सर रेस्टोरेंट के अंदर आता रहता है। वो बहुत अमीर है, शाही फैमिली से बिलोंग करता है, एक शाही डॉक्टर है। इस तरह के रेस्टोरेंट में अंदर आना उसका लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल है। लेकिन उसको भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। एंड्रयू कैसे पता हो सकता है? वैसे इस समय एंड्रयू खुद भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। असल में उसने क्योंकि नोवेल पढ़ी हुई है, उसको अच्छे तरह से पता था जो उसने ऑर्डर दिया था वो असल में एक पासवर्ड की तरह था, जो कि इस तरह गेट को ओपन करता है। उसे एग्जैक्टली पता था कि किस वेटर के सामने किस ऑर्डर को देना है और किस तरह से जगह को ओपन करना है। लेकिन फिर भी उसे घबराहट काफी ज्यादा थी। अगर जरा से भी गड़बड़ हो जाती तो ये ऑर्डर और ये टेक्निक, ये पासवर्ड ठीक तरह से वर्क नहीं करता। इसके जब ये नीचे की तरफ उतर रहे होते हैं, असल में प्रिंस एंड्रयू इस जगह पर किसी का इलाज करने के लिए आया है, किसी का ट्रीटमेंट करने के लिए, और उससे एक अच्छी फीस मिल सकती है। इस समय प्रिंस एंड्रयू तो जानता है वो असल में क्या कर रहा है। लेकिन बेरू जो कि अभी एंड्रयू को पीछे कर रहा है, उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बस लगातार सवाल करता रहता है, ये हम किस जगह पर है? आपको इस जगह के बारे में कैसे पता है? हम यहाँ पर किस काम के लिए जा रहे हैं? क्या हम किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं? प्लीज मुझे कुछ बताइए। उसकी तजिद करने के बाद में प्रिंस एंड्रयू से बताना शुरू करता है, असल में यहाँ पर एक डामेन नाम का बंदा है, वो उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। क्या तुम्हें डामेन नाम का बंदे किसी को जानते हो? बेरू कहता है नहीं, मैं नहीं जानता। एंड्रयू कहता है तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम कुछ भी नहीं जानते, बस चुपचाप मेरे पीछे भी चलते रहो। इसके बाद में ये लोग गेट के आस पहुंचते हैं और गेट को जैसे खोला जाता है उस जगह पर काफी सारे लोग पहले से उस जगह मौजूद होते हैं। असल में ये एरिया एक एरिना है, एक इलीगल एरिना। एक इतने बड़े रेस्टोरेंट के नीचे पूरे एरिना को क्रिएट किया गया है और यहाँ पर फाइटर्स की फाइट होती है। काफी सारे लोग इस फाइट को देखने के लिए आए होते हैं और अब की बार प्रिंस भी इस जगह पर आया है इस फाइट को देखने के लिए। इस समय रिंग के अंदर एक फाइटर दिखाई देता है जिसको देखे बेरू बोलता है, क्या यही है वो डामेन जिससे आप मिलने के लिए आए? इस पे एंड्रयू कहता है नहीं, ये तो वो नहीं लग रहा, ये कुछ ज्यादा ताकतवर सा लग रहा है, और वो इतना ताकतवर नहीं था। इसके बाद में एक दूसरे फाइटर की जगह पर एंट्री होती है। ये भी दिखने में काफी ताकतवर लग रहा है, लेकिन इसकी बॉडी थोड़ी ज्यादा पतली है। देखने से लगता है काफी ज्यादा रफ्तार वाला बंदा है और अपनी रफ्तार के दम पर इस फाइट में जीतने वाला है। असल में यही बंदा है डामेन जिससे मिलने के लिए एंड्रयू इस जगह पर आया है, लेकिन इससे ट्रीटमेंट फीस वसूलनी है। लेकिन ये बंदा दिखने में काफी तक ठीक लग रहा है, इसकी किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। या फिर यहाँ पर ऐसा हो सकता है इस फाइट के अंदर कुछ खतरनाक होने वाला है जिसके बाद उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी और एंड्रयू सही टाइम पर उसको ट्रीटमेंट दे देगा। मतलब बीमार होने से पहले ही डॉक्टर इस जगह पहुंच चुका है इलाज करने के लिए। वैसे केवल इतना सा कारण काफी नहीं है कि एंड्रयू खुद से एक बंदे का यहाँ पर इलाज करने के लिए आए, क्योंकि उसको मरीजों को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिक पर्सन को ढूंढने के लिए इस जगह पर आया है, मतलब इस बंदे के जरूर से कुछ ना कुछ खास है। इसके बाद में अब फाइट शुरू होने वाली है। ये चीज क्लियर होती है, ये जो दूसरा बंदा इस फाइट के अंदर पहले से मौजूद है, ये कोई फाइटर नहीं है, ये असल में इस एरिया को क्लियर करने के लिए आया था। इसका काम हो चुका है और होस्ट इसको जाने के लिए कहता है। अब असल मायने में फाइट शुरू होने वाली है। डामेन एक फाइटर है, होस्ट सबको बताने लगता है हमारे पहले फाइटर है डामेन, जो कि 17 साल के थे तब हमारे एरिना को ज्वाइन किया था और तब से ये अनस्टॉपेबल रहे हैं। अब तक इन्होंने सारी फाइटों को जीता है और अब की बार का इनका ओपोनेंट कुछ ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद में एक दीवार दिखाई देती है, एक केज दिखाई देता है। केज की दीवार खुलने लगती है, वहां पर कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ऊंची है, शायद से इस बंदे की हाइट कुछ ज्यादा ही है। इसके बाद ठीक से दिखाई देता है यहाँ पर एक राक्षस है, एक ओक, मतलब ये लोग इंसान की फाइट एक राक्षस से करवा रहे हैं, जिंदा राक्षस से जिसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है। और ये देखकर एंड्रयू चौंक जाता है, ये सब कुछ क्या है? वो इतना एक्सपेक्ट करके नहीं आया था कि डामेन यहाँ पर एक राक्षस से फाइट करने वाला है। वैसे अब इसके बाद में ये बात तो क्लियर हो जाती है, उसको जरूर से एक डॉक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन मुझे से लगता है डॉक्टर से ज्यादा उसको एक पादरी की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि उसके अस्थियों को संस्कार करेगा, क्योंकि इसके बाद में सब कुछ भी नहीं बचना। ये डॉक्टर उसको पीस पीस के उसका चूरा बना देने वाला है और कोई भी डॉक्टर उसके बाद उसका इलाज नहीं कर पाएगा। उसकी चूरा की बॉडी को केवल संस्कार कर देना, वही आखिरी चीज बचेगी। अब इसके आगे इस फाइट में क्या होने वाला है वो तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड